देखिए हमने उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं समझ ली हैं। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर। हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेके ये पूरा क्षेत्र हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर है। इसमें देखिए जैसे उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा उत्तर विषुवत रेखा के पास चल रही थी, इस वजह से उसका नाम उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा था। लेकिन क्योंकि ये दक्षिण गोलार्ध का आधा है दक्षिण और विषुवत रेखा के निकट है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। ये भी पछुआ पवनों के क्षेत्र में चल रही है, तो पूर्व से कहाँ चलेगी, पश्चिम की ओर चलेगी। पूर्व से पश्चिम की ओर जब ये चलेगी इसे दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा कहते हैं। यही जलधारा क्या होती है, थोड़ा सा पार्ट कहाँ जाता है इसका घूम के अगर चर्चा करें तो ये घूम के यहाँ पापुआ न्यू गिनी तो ऊपर है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व, ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा हिस्सा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की तट की ओर से चलती है, इसलिए इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहेंगे। ये कैसी जलधारा है, गर्म, क्योंकि दक्षिण विषुवत रेखा के नज़दीक है तो अपेक्षाकृत गर्म होगा पानी। तो ये जलधारा कैसी होगी, हमारी गर्म जलधारा। यहाँ से जब ये आगे चलती है न्यूजीलैंड के पास से टकराती है तो दो पार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी समय न्यूजीलैंड से आगे बढ़ते समय पछुआ पवनों का क्षेत्र आ जाता है यहाँ पे। और पछुआ पवनों का क्षेत्र आने के कारण पछुआ पवन में 40 डिग्री से बात कर रहे हैं, 40 डिग्री वाले क्षेत्र से, इसका मतलब 40 डिग्री के बाद मैंने आपको पहले ही कहा था कि पछुआ पवनों का प्रभाव क्षेत्र हो जाता है या गरजते 40। देखिए 40 डिग्री अक्षांश के पास, क्योंकि दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात कर रही हूँ, जलीय क्षेत्र की बात कर रही हूँ, समुद्र बहुत बड़ा है और वहाँ पे कोई विशेष अवरोध नहीं होता, इस वजह से हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं। उनको अवरोध होगा तो रुक के चलेंगी, तो वहाँ पे आवाज़ ऐसी होती है, हवा इतनी तेज चलती है जैसे कुछ गरज रहा है, तो इस वजह से उसका नाम ही क्या रख दिया गया, गरजते 40। 50 पे ऐसे लगता है इतनी स्पीड हो जाती है जैसे कोई चिल्ला रहा हो, तो उसको कहते हैं चिल्लाते 50। और 60 डिग्री पे उनका वेग इतना तेज होता है ठंडा और गर्म का कि वो ऐसा लगता है चीख रहा है कोई, इसलिए उसको चीखते 60 के नाम से जाना जाता है। ये जीके भी के क्वेश्चन भी है, तो आपको ये 4 चीज़ ध्यान रखनी है, गरजते 40, चिल्लाते 50 और चीखते 60। ये वाला क्षेत्र अब अपना शुरू। पछुआ पवन के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ये किसके यहाँ अगर बात करें तो हमारा अंटार्कटिका आ जाएगा। अंटार्कटिका के पास से ये कैसा क्षेत्र है, प्रॉपरली ठंडा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से जो जल आएगा बर्फ का मिला हुआ आएगा और निचले क्षेत्र से यहाँ से भी ठंडी, तो ये कैसी हो जाएंगी, अब जो गर्म हो गई थी क्योंकि अंटार्कटिका के नज़दीक पहुँचती जा रही है, तो यहाँ पे और कोई क्षेत्र तो है नहीं कि जो इसे गर्म करेगा, ठंडी हवाओं के क्षेत्र में आ जाती है, ठंडे जल के क्षेत्र में आ जाती है। तो यही पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा पछुआ प्रवाह के रूप से या दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के रूप में जानी जाती है, जो कि अब कैसी जलधारा हो गई है, ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाएगी। यही जलधारा अब क्योंकि पछुआ पवन के क्षेत्र से आ गई तो पश्चिम से कहाँ चलेगी, पूर्व की ओर चलेगी, पछुआ पवन के क्षेत्र में आ गई। यहाँ से चलने के बाद ये कहाँ पहुँचती है, हमारे ये जो हिस्सा है ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का ये जो हिस्सा है ये है हमारा रहता है पेरू का तट, पेरू तट। पेरू के तट के पास या एक हिस्सा तो आगे निकल जाता है हमारा किधर की तरफ, अंध महासागर, ये अंध महासागर की तरफ चला गया हिस्सा, और यहीं से टर्न कर जाती है टकरा के यहाँ से, और यहाँ से टर्न होके ये दोबारा कहाँ चली जाती है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ऐसे ये दिशा है, इसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो ऐसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चल रही है। यही घूम के कहाँ, पेरू के तट के पास आ जाएगी, और पेरू के तट के पास इस जलधारा को सबसे पहले हम्बोल्ट महोदय ने खोजा था, इसके बारे में जानकारी दी थी, इस वजह से इसको हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कैसी है, ठंडी है, क्योंकि पछुआ प्रवाह के कारण दक्षिणी प्रशांत महासागर का जल जो है वो कैसा होता है, ठंडा होता है, ठंडा होने के कारण ये जलधारा कैसी होगी, ठंडी। जैसे जैसे ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ती है, इसका मतलब किसके पास, विषुवत रेखा के पास बढ़ती जाएगी, इसका जल का जो टेम्परेचर है वो कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसका मतलब वो गर्म होता जाएगा, और दोबारा से ऊपर जाके किस में मिल जाती है, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है। तो ये जो सर्कुलेशन है एंटी क्लॉकवाइज का आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें देखिए दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा जो मैंने डायग्राम से समझाया, देखिए यह जलधारा दक्षिणी अमेरिका इक्वेडोर पश्चिमी तट से पापुआ न्यू गिनी की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, जो कि मैंने आपको बताया था।
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट के नज़दीक चलती है, इस वजह से उसका नाम क्या रख दिया गया है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। इसे दक्षिण विश्व जलधारा का ही रूप है, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक पहुंच गई है इसलिए उसके नाम के लिए उसका नाम। इसका उत्पत्ति होती है घनत्व परिवर्तन के कारण। घनत्व क्यों परिवर्तन हुआ, देखिए विषुवत रेखा के पास जो है बारिश होती है, कैसा मीठा जल आ गया तो घनत्व चेंज होगा, लेकिन जैसे ही जल आगे बढ़ेगा तो उतना घनत्व तो उन दोनों में परिवर्तन, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया सॉरी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को प्रभावित करती है। न्यूजीलैंड पूरा का पूरा इस जलधारा के क्षेत्र में आ जाता है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट पछुआ पवन गरजते चालीसा के प्रभाव से पछुआ पवन प्रवाह, इसे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के रूप में जाना भी जाता है। मैंने आपको 40 डिग्री पे गरजते चालीसा बता ही दिया है। पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ शब्द आते ही आपको दिशा करनी है पश्चिम से पूर्व। तस्मानिया के निकट 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी अमेरिका की तट की ओर ये प्रवाहित होती है, बहती है। इसकी एक शाखा अटलांटिक महासागर की ओर, जो कि मैंने आपको कहा था अटलांटिक कह लीजिए, अंध महासागर की ओर चली जाती है। और दूसरी जो धारा है वो कहाँ चली जाएगी, दक्षिणी अमेरिका में एक जगह है पेरू, पेरू के तट के पास चली जाती है, तो इसे पेरू की जलधारा भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि इसे सबसे पहले हम्बोल्ट महोदय ने खोजा था, इसलिए इसे हम्बोल्ट की जलधारा के रूप में भी जाना जाता है। ठंडी जलधारा है क्योंकि कहाँ से आई है, ये हमारी जो नीचे से आई थी पछुआ पवनों वाली वही है, इस वजह से ठंडी है। इस जलधारा की उत्पत्ति स्थलीय अवरोध और जल के प्रतिस्थापन, अवलिंग मतलब ऊपर की ओर उठने के कारण होती है। यह जलधारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को प्रभावित करती है और अटाकामा का मरुस्थल जो है, चिली की उत्पत्ति, चिली में अटाकामा का मरुस्थल है और उसकी उत्पत्ति में इसका बहुत बड़ा, जैसे कैलिफोर्निया की जलधारा बना रही थी कहाँ, उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल बना रही थी, ऐसे यही जलधारा किसका मरुस्थल बनाएगी, अटाकामा का। इसके बाद जो होती है अल नीनो, अस्थायी गर्म जलधारा की उत्पत्ति के दौरान पेरू हम्बोल्ट की जो जलधारा है, पेरू कह लीजिए हम्बोल्ट, वो विलुप्त हो जाती है। देखिए जिस अल नीनो जो होता है हर 4 साल के बाद सक्रिय हो जाता है। अल नीनो अगर स्ट्रांग होगा तो हम अपने भारत की स्थिति की बात करें तो हमारे यहाँ सूखा पड़ने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी बारिश वहीं हो जाएगी पेरू के पास, हमारे यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगी बारिश के कारण। और अगर अल नीनो कमज़ोर है, इसका मतलब अब दक्षिणी अमेरिका के पास बारिश ना होकर कहाँ बारिश अच्छी होगी, भारत में अच्छी होगी। तो हमारे लिए लाभकारी, अगर हम अपने देश के उससे देखें तो हमारे लिए लाभकारी है अल नीनो का कमज़ोर होना। तो जिस समय अल नीनो स्ट्रांग होता है तो हमारे लिए नुकसानकारी है, और जिस समय अल नीनो की धारा की उत्पत्ति होती है इसका मतलब उस समय हम्बोल्ट की धारा नहीं रहेगी, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी में हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अल नीनो, या जिसे हम इसके अल नीनो के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं ला नीनो, छोटी बहन के नाम से। अल नीनो व ला नीनो क्रमशः अस्थायी गर्म व ठंडी जलधाराएं, स्थायी नहीं है, मैंने कहा ना 4 साल नहीं आएंगी, हर समय नहीं होगी, 4 साल बाद इनका रोटेशन आता है। अल नीनो की उत्पत्ति 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग में होती है। दक्षिण विश्वतीय जलधारा के कमजोर होने पर प्रति विश्वतीय जलधारा के इकट्ठा होने से उसकी उत्पत्ति होती है। इस जलधारा से दक्षिणी अमेरिका में अधिक वर्षा होती है, तटवर्ती भाग में प्लावकों का विनाश हो, इतनी बारिश हो जाती है कि वहाँ के लोग कहते हैं हे भगवान बारिश दे पर अल नीनो मत दे, क्योंकि वहाँ सब तबाह कर देती है। तो वहाँ उनके लिए भी लाभकारी नहीं है और हमारे लिए भी लाभकारी नहीं है। इसकी उत्पत्ति को भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है, जबकि ला नीनो अस्थायी ठंडी जलधारा है, भारतीय मानसून की सक्रियता ये बढ़ाती है। ला नीनो की उत्पत्ति दक्षिणी प्रशांत महासागर में होती है। इसी जगह देखिए एक चीज़ और, प्रति विषुवत रेखे, प्रति मतलब उल्टी, विषुवत रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा की हम बात कर रहे थे, लेकिन प्रति विषुवतीय धारा वो व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में होते हुए भी उसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, उल्टी हो गई, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रति विषुवतीय। प्रशांत महासागर में दोनों ही विषुवतरेखीय जलधाराओं के घर्षण तथा तल परिवर्तन से प्रति विषुवतरेखीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अल नीनो का थोड़ा सा और बता देते हैं। अल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत गर्म जल से है और ला नीनो पश्चिमी प्रशांत ठंडा जल है। प्रशांत महासागर के ऊपर आरोही अवरोही वायु राशियों क्षैतिज प्रबंध चक्रीय प्रवाह वॉकर सेल कहलाता है। वॉकर सेल मुख्यतः हेडली सेल का, ये एक्चुअली कुछ सिद्धांत हैं आपके वॉकर चक्र, हेडली चक्र।
तो उसमें हम अलग से टॉपिक अल नीनो का कर लेंगे, लेकिन अभी जो हम धारा बात कर रहे हैं वो है हमारी मुख्य प्रतिविश्वतीय रेखा। देखिए, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ऊपर उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और ये दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, इन दोनों के बीच में ब्लू कलर से ये जो धारा चल रही है ये है हमारी प्रतिविश्वतीय रेखा। ये इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? देखिए, जब उत्तरी विषुवत रेखीय धारा यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है तो ये, और इसका घनत्व भी ऊपर से इस क्षेत्र का अंतर होगा घनत्व के कारण, और इसी समय कहाँ चलती है? दक्षिण विषुवतीय। तो दोनों, जब दोनों पवनें ये वाली और ये वाली चलेगी तो इन दोनों के मध्य क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण होने के कारण जल में क्या होगा? बीच का जल उठाव लेगा या नीचे की जाए, तो इसी समय विपरीत दिशा से जल का क्षेत्र उसको कवर करने आएगा। दोनों में घर्षण होगा तो पानी की कमी होगी, तो दूसरी तरफ से उसी समय जल आएगा, जिसे हम कहते हैं प्रतिविश्वत रेखीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक था प्रशांत महासागर की जलधाराएं, उत्तरी प्रशांत महासागरीय और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय, वो कंप्लीट हो गए। हमारा सी सेक्शन पूरा हो चुका है आपका बीए पार्ट फर्स्ट का। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो बी करेंगे।